जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। आज के इस सेशन में हम आपके साथ में देखेंगे दृष्टि आईएएस का टेस्ट जो क्रमांक होगा ये 4 होगा। और यह अगर हम देखें यूपीएससी में जीएस पेपर नंबर जब आप फर्स्ट पढ़ते हैं तो वहां पर आपको 3-4 विषय देखने के लिए आपको मिलेंगे। उसमें हिस्ट्री मिलती है, हिस्ट्री, और उसके साथ साथ ज्योग्राफी, और एक आपका आता है सोसाइटी। तो ज्योग्राफी भी यहां पर आपसे पूछी जाएगी और उसके साथ साथ हिस्ट्री। तो इस टेस्ट के माध्यम से हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री व आर्ट एंड कल्चर, उसके अलावा ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आएंगे, मेडिवल हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आएंगे, आर्ट एंड कल्चर से 10 क्वेश्चन आएंगे और ज्योग्राफी से 20, और बाकी 25 क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिलेंगे वो करंट अफेयर से होंगे। तो एक सेक्शन वाइज टेस्ट है और आपकी तैयारी को और ज्यादा बूस्ट करने का प्रयास करेगा, और इसके साथ साथ आपका कंप्लीट आपका रिवीजन भी इस टेस्ट के माध्यम से होगा। तो चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा, सेशन आपका स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्योंकि ये टेस्ट न्यू है तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, कई विद्यार्थियों को पता नहीं होता है। यूपीएससी की परीक्षा में प्रिय विद्यार्थियों 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस पेपर नंबर 1, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं जिसको जीएस पेपर नंबर 1 कहते हैं। उसमें आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, और इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? हाँ, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होता है, तो 200 का इसमें पूर्णांक आपको मिलेगा और समय 2 घंटे का होता है। सेम इसी प्रकार से होता है एक जीएस पेपर नंबर आपका 2, जिसको सामान्यतः सीसैट के नाम से जाना जाता है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका, इसमें आपके 80 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक अंक आपका 2.5 मतलब कि 2.5 अंक का होता है, और यहां पर भी समय आपका 2 घंटे ही निश्चित होता है। तो ये आपको ध्यान में रखा है, और दोनों ही एग्जाम आपके एक ही दिन में होते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आई होप कि आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है बताइएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर? जो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड देखते हैं वो वीडियो को क्या कर लेंगे, वह विद्यार्थी वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर देते चलेंगे। क्लियर? चलिए मैं एक एक करके आपसे परिचर्चा करूंगा। देखो क्वेश्चन पहला है आपका करंट अफेयर से, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, रामसर कोप 15 मतलब कि सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हुआ। देखो रामसर एक कन्वेंशन होता है, जैसे रामसर जो होता है, रामसर जो साइट्स होती हैं आप याद कीजिएगा किस तरीके से ये लाया गया था। ठीक है, इसको आप जानते हैं, ईरान के रामसर शहर के माध्यम से इसको स्टार्ट किया गया था, तो उसके बारे में बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में अभी वर्तमान में 96 रामसर साइट देखने के लिए आपको मिलेंगी। अब ये करंट अफेयर में लगातार आती रहती हैं तो बढ़ती रहती है। पहला, यह अफ्रीका में आयोजित रामसर कन्वेंशन का प्रथम आप देखोगे कोप था। अगर हम बात कर ले, ये कह रहे हैं कि कहां पर ये खासतौर पर अफ्रीका में आयोजित किया गया था। देखो खासतौर पर ये जो आयोजित किया गया था क्योंकि लगभग इसमें 3000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जिम्बाब्वे विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित हुआ था। खासतौर पर इसकी मेजबानी युगांडा के माध्यम से की गई थी, और प्रथम जो था, प्रथम की बात कर ले, प्रथम जो कोप इसका था वो 9 था, ना कि ये प्रथम था। और उसकी जो आप देखोगे अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी, वो युगांडा के द्वारा करी गई थी। तो यहाँ पर ये पहला गलत है। क्लियर? हुआ तो अफ्रीका में था लेकिन ये पहला नहीं था, पहला था कोप 9, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखो ए गलत मतलब कि एक गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। भारत ने आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु दीर्घकालिक जीवन शैली को बढ़ावा देना नामक शीर्षक से प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बिल्कुल ये बात आपकी क्या हो जाएगी, देखने के लिए मिलेगी, एकदम सही बात आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत ने इसमें खास तौर पर भाग लिया और साथ ही साथ आप देखोगे इन्होंने अपनी जो सूची थी वो भी नामक एक शीर्षक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया कि हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, इत्यादि बातें इसके अंतर्गत देखी जा सकती हैं। इन सब के अलावा प्रिय विद्यार्थी आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोप तो 15 हो चुका है, लेकिन कोप 16 कब होगा, तो ये 2028 में होगा, ये ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ ये कहां पर होगा, ये चीन पर होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना। कहां पर होगा, चाइना में होगा। तो कोप 16 2028 में होगा और चाइना में होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। न्याय बंधु कार्यक्रम के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, ये भी आपका इजी सा क्वेश्चन है न्याय बंधु कार्यक्रम के बारे में। देखो यहां पर कह रहे हैं केवल 10 वर्ष से अधिक, यहां पर देखो शब्द केवल 10 वर्ष से अधिक, और ध्यान में रखना है आपको कोई डेट मिले या कोई डेटा मिले तो ये ध्यान में रखना, वहां पर 90% क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। क्लियर, हाँ। तो ये केवल 10 वर्ष के से अधिक तक के विधिक व्यवसाय में संलग्न अधिवक्ता ही न्याय बंधु एप्लीकेशन पर निःशुल्क सेवा प्रदान करने वाले अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र होते हैं। तो देखो यहां पर पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी अगर हम बात कर ले, ये एक तरीके से सहायता प्राप्त करने के लिए जो आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम आपका लाया गया था 1987 की धारा 12 के तहत निःशुल्क सहायता वहां पर सभी को देखने के लिए आपको मिलेगी। तो ऐसा इसमें नहीं है कि 10 वर्ष के लिए होगा, इसमें एक तरीके से iOS, एंड्रॉइड्स और उमंग प्लेटफॉर्म पर यह उपलब्ध न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इसको सहायता प्रदान करने के लिए दिया गया है। एक तरीके से प्रो वोनो एडवोकेट्स के लिए अर्हता प्राप्त यहाँ पर विधिक सहायता प्रदान है। तो पहला एकदम गलत हो जाएगा। ये कह रहे हैं 10 वर्ष के लिए, तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। क्लियर, हाँ। तो देखो पहला गलत हो गया, तो आंसर ए गलत, बी गलत, डी गलत, या तो बी और या फिर आपका क्या रहेगा, सी। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सशक्ति पहल के भाग के रूप में इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये किसके द्वारा है। अब देखो न्याय बंधु की बात हो रही है, तो न्याय की बात करोगे तो लॉ मिनिस्ट्री के तहत इसको किया जा रहा है। लॉ मिनिस्ट्री जो है वो कर रही है, ना कि ये कर रही है। तो देखो इसमें दूसरा भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्रमांक आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि इस कार्यक्रम के तहत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को निःशुल्क विधि सहायता प्रदान की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में क्या हुआ है कि भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एक विनियमन विधेयक भी लाया था 2025 के माध्यम से। तो उसको लेकर के जैसे ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग और रियल मनी जैसे गेम्स को लेकर के इस पर ये इन्होंने काम किया था। इस अधिनियम के तहत में ऑनलाइन गेमिंग, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग व रियल मनी गेम के रूप में 3 श्रेणियों को वर्गीकृत किया। बिल्कुल सही बात है। रैमी जैसे मुद्दों को इन्होंने रोका जो इलीगल तरीके से ट्रेड कर रहे थे या फिर सट्टेबाजी थी, उसको रोकने का प्रयास हुआ। इस अधिनियम ने खासतौर पर नाबालिगों को सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म से दूर रखने हेतु स्पष्ट सुरक्षा उपायों की भी बात यहाँ पर की है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं, बल्कि इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके तहत जो नाबालिग है जैसे किशोरों को ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन खासतौर पर सामाजिक सोशल जो गेमिंग है प्लेटफॉर्म में नाबालिगों को पहुंच के लिए किसी भी तंत्र की सुरक्षा उपायों की यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है। क्लियर, तो यहाँ पर आपका सेकंड जो है गलत है, पहला एकदम सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देखने के लिए आपको मिलेगा। याद कीजिएगा जब IPL चलता है तो वहां पर अपनी टीम बनाओ और जीतो कितना, हाँ 3 करोड़ रुपए। तो ये ऐसे इस प्रकार के ऐड चलते हैं, तो उनको सबको रोकने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। ये कह रहे हैं निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन है, और हम हमेशा कहते हैं कि मैपिंग आप कंटिन्यूअसली करो। वियतनाम, ताइवान, पलाओ, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया उपयुक्त कितने देशों के साथ फिलीपींस की समुद्री सीमाएं साझा करती हैं। अब देखो वही विद्यार्थी इसको अच्छे से बता सकता है जो खासतौर पर साउथ ईस्ट जो आपका है एशिया के बारे में अगर वो जानता होगा। तो बताओ कितने हैं। देखो
अगर हम फिलीपींस की बात कर लें, क्योंकि फिलीपींस की बात कर लें तो यह है दक्षिण पूर्व एशिया का एक द्वीपीय राष्ट्र जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी सीमा खासतौर पर चीन के उत्तरी पश्चिम और वियतनाम पश्चिम में, मलेशिया दक्षिण में, ताइवान उत्तर में, इंडोनेशिया और पूर्व में यहाँ पर आपको पलाऊ देखने के लिए मिलेगा। तो लगभग ये सभी हैं, चाहे वो वियतनाम हो, ताइवान हो, पलाऊ हो, लाओस हो, मलेशिया हो और इंडोनेशिया हो, तो सभी ये पांचों देश आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो हुआ क्या था, अभी दिल्ली में ये खासतौर पर एक तरीके से बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव भारत मंडपम के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये इसको लेकर के खासतौर पर शामिल था, क्योंकि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था ना, 6वां शिखर सम्मेलन। तो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इसमें घोषणा भी की गई थी और कई सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं। यह है भारतीय संस्कृत संबंध परिषद मतलब कि ICCR द्वारा आयोजित बिम्स्टेक के अंतर्गत प्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम था। बात एकदम सही है, ये प्रथम था। इस महोत्सव का शीर्षक आप देखोगे सप्त सुर, 7 नेशन, वन मेडली मोडली था। हाँ, ये भी बात आपकी सही है, क्योंकि बिम्स्टेक जो है ये बंगाल की खाड़ी से लगाए जाने वाले जितने भी कंट्री है जिनकी सीमा बंगाल की खाड़ी से खासतौर पर लगती है, जिनकी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है, वो देश इसके अंतर्गत आते हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे इसमें श्रीलंका आता है, भारत आता है ना, उनसे के अलावा नेपाल आता है और बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, चाइना नहीं आता है, म्यांमार आता है और थाईलैंड इसके अंतर्गत आता है। क्लियर? हाँ, तो ये देश इसके अंतर्गत देखे जा सकते हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो ये लगभग 7 देश हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके माध्यम से इन्होंने सप्त खासतौर पर नेशन, 7 नेशन, वन मेलोडी शीर्षक वाला कार्यक्रम साझा संगीत माध्यम से बिम्स्टेक की अनूठी संस्कृति की विरासत का जश्न भी मनाया था। तो दोनों बातें आपकी सही हैं, सही पूछा था आपसे, तो इसका राइट आंसर पर ये विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, सी देखने के लिए मिलेगा। चलिए आप देख लेंगे किस किस का राइट था, किस किस का गलत था। क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, देखिए। हाल ही में समाचारों में रही द्रुजुबा मतलब कि पाइपलाइन का सबसे बेहतर वर्णन क्या है। ये आपकी एक पाइपलाइन है जिसको बोला गया है द्रुजुबा पाइपलाइन। तो सबसे बेहतर इसका संवर्धन पूछा गया है। देखो एक्चुअली क्या है, अगर हम बात कर ले, ये जो पाइपलाइन है क्योंकि वर्ष 1964 में प्रारंभ की गई थी और 1970 के दशक के माध्यम से ये पूर्ण दक्षता संचालित हुई। ये विश्व की सबसे लंबे तेल परिवहन आप देखोगे नेटवर्कों में से एक है और युद्धोत्तर इंजीनियरिंग की एक प्रमुख उपलब्धि भी इसको माना गया है। अगर हम आज इसकी बात कर लें, इसकी लंबाई कितनी है सर, ऐसे सबसे लंबी आप बता रहे हैं, तो ये लगभग आप देखोगे 8900 किलोमीटर आपको देखने के लिए मिलेगी, 8900 किलोमीटर के आसपास है। यह अंतर महाद्वीपीय ऊर्जा गलियारे के रूप में वर्तमान में आप देखोगे स्थित आपको देखने के लिए मिलती है। और ये स्टार्ट होती है कहाँ से, ये स्टार्ट होती है रूस के अमल तेज के स्टार्ट होती है और साइबेरिया, यूराल, कैस्पियन से क्षेत्र में कच्चा तेल, ये सब के अलावा शमरा, वाक्रांस और मोजरेर होते हुए ये आती है। और उसके अलावा ये उत्तरी शाखा में बेलारूस में, पोलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, दक्षिण शाखा में यूक्रेन से होकर के गुजरती है। और ये कई ऐसे 2 भागों में विभाजित भी हुई है। तो ये जो आपका जुब्रा है ये स्लोवाकिया और चेक गणराज्य की आपूर्ति करता है और आपका जुब्रा जो आपका दुजुबा जो आपका सेकंड है ये हंगरी की ओर जाता है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर की बात कर ले तो ये बी आपको देखने के लिए मिलेगा। रूस के कच्चे तेल के मध्य और पूर्वी यूरोप तक पहुंचने वाली सोवियत कालीन क्या है, प्रमुख तेल पाइपलाइन है जो यूरोप में अपनी तेल की सप्लाई को बढ़ावा देता है। ऐसे ही नॉर्ड स्ट्रीम आपने देखा होगा, है ना। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो देखो, हाल ही में समाचारों में रहा अग्निशोध शब्द किससे संबंधित है। क्या पूछा गया है आपसे, अग्निशोध शब्द के बारे में आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है। तो क्या है अग्निशोध शब्द, देखो ये बताइएगा इसका राइट आंसर। हुआ क्या था, अभी खासतौर पर प्रयोगशाला नवाचारों में उपयोग योग्य रक्षा प्रौद्योगिकी पारंपरिक खासतौर पर करने हेतु क्या है, परिवर्तित करने हेतु भारतीय सेना का IIT मद्रास द्वारा विकसित एक अनुसंधान प्रकोष्ठ है जो कि देखने के लिए आपको मिला है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसको अग्निशोध उद्घाटन किया था। क्लियर, IIT मद्रास के साथ में। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 स्तंभों के अनुरूप अधिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, स्वदेशीकरण और सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, हाँ।
तो इंग्लिश मीडियम आप वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर देते चलेंगे। अगर टेस्ट आप ये पेड कोई भी विद्यार्थी लेना चाहता है तो टेलीग्राम पर हमारा व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहां से जाकर के आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम इसके बारे में आपको पूरे चर्चा परिचर्चा करके बता देगी क्या सब कैसे, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्रमांक है आपका 8 नंबर, बोले तो सर 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन रेनेबो किससे संबंधित है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो विद्यार्थी, क्योंकि कई बार आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन इजीली वे में बन जाते हैं। बताइएगा किससे संबंधित है ये ऑपरेशन रेनेबो। देखो, ये खासतौर पर जो आपकी नशीली दवाओं की तस्करी के बड़े अभियान राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा DRI के माध्यम से इसको स्टार्ट किया गया था और इसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में अवैध ड्रग्स जब्त भी की गई थी। दिल्ली में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लक्षित तलाशी भी ली गई, जिससे खासतौर पर NDPS अधिनियम 1985 के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो ये बात आपकी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी देखने के लिए मिलेगा। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के नेतृत्व में मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को लक्षित करने वाला अभियान है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थों को जब्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन है आपका INS उदयगिरी और INS हिमगिरी के बारे में आपसे पूछा गया है। देखो, आपने कई बार देखा होगा प्रोजेक्ट जो आपका 17 है उसके तहत में भारत में पनडुब्बियों और युद्धपोतों का निर्माण हो रहा है, जो मल्टी मिशन स्टील्थ आप देखोगे ग्रिकेट्स INS उदयगिरी और INS हिमांगिरी विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुए। तो ये देखने के लिए आपको मिलता है। तो बताइएगा ये प्रोजेक्ट 17 के तहत, हाँ ये पहला एकदम इसमें सही हो जाएगा। इन दोनों को भारत के स्वदेशी वॉरशिप प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मतलब कि MDL में निर्मित किया गया है। तो ये सेकंड गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ये खासतौर पर मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई के द्वारा ये खासतौर पर INS उदयगिरी और गार्डन रिच शिपयार्ड जो आपकी कोलकाता के द्वारा इसमें निर्मित की गई है। 2 अग्रणी सतही युद्धपोतों के साथ में प्रथम बार कमीशन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत है, दोनों ही अलग अलग है, ठीक है, ना कि एक साथ है। एक जो बनाया गया है वो आपका क्या है, मझगांव से है, और एक आपका कोलकाता से है। क्लियर? हाँ, ये दोनों पोत खासतौर पर इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन हाउस डिजाइन किए गए, जिसमें 100 से 101 के आप देखोगे वॉरशिप शामिल है। बिल्कुल सही बात है, पहला और यहां पर दूसरा सही हो जाएगा। पहला तीसरा माफ कीजिएगा, जहां 2 नंबर है उसको कट कर दो। ये आंसर देखो, आंसर डी नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, क्योंकि सही पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी का राइट हुआ? देखो, क्वेश्चन है आपका भारत पूर्वानुमान प्रणाली मतलब कि भारत FS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है इसके बारे में, तो बताइए। देखो, इसे 6 किलोमीटर या फिर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल मतलब कि रेजोल्यूशन मिलता है, जो इससे पहले के मॉडल से काफी अधिक है। इस प्रणाली को वास्तविक समय में संचालित क्षमता अर्का मतलब कि अकारा और अरुणिका नामक सुपर कंप्यूटरों के कंप्यूटिंग शक्ति के कारण संभव हो सकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर ये बात आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि भारत पूर्वानुमान प्रणाली के तहत में एक तरीके से ट्रायंगुलर जो आपका क्यूबिट्स ऑक्टोहेड्राइल मतलब कि CT और डायनेमिक्स ग्रिड्स को बनावा दिया गया है। सामान्यतः रूप से ये लगभग 2 से 14 किलोमीटर के आप देखोगे बड़ा ही मॉडलों पर वैश्विक खासतौर पर 12 किलोमीटर से अधिक है। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। वहीं अगर हम इसकी बात कर लें आगे ऑप्शंस क्या है, अच्छा और भी देके रखा है। तीसरे में कह रहे हैं कि आपके 9 किलोमीटर से कम क्षैतिज रेजोल्यूशन पर संचालित वर्तमान में यह विश्व की एकमात्र वैश्विक संख्यात्मक आप देखोगे मौसम पूर्व अनुमान प्रणाली है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये अपग्रेड किया गया है। भारत का एकमात्र ऐसा देश है जहां ये वास्तविक समय पूर्वानुमान के लिए इतनी रेजोल्यूशन की वैश्विक मौसम भविष्यवाणी मॉडल से संचालित करता है। तो पहला है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो तीनों सही है सर इसमें, फिर आंसर हो जाएगा डी। क्या आप सभी का डी है? हाँ, तो मैच कर लेंगे। जिसका डी था उसका राइट आंसर था, बाकी का गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखो 11 नंबर। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन
बुशमैन सेफ्टी मतलब कि NARI 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट पूछे गए हैं आपसे, देखो यह पी वैल्यू एनालिटिक्स द्वारा तैयार और नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स है, क्या आपका पहला सही है? बोले सर यह जो है खासतौर पर आप देखोगे रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता में दिल्ली ने जारी की थी। तो किसने करी थी? नेशनल कमीशन वुमेन के द्वारा ये शुरू कर दी गई थी, ना कि नीति आयोग के द्वारा। तो सर आपका पहला गलत है, पहला गलत, ए आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा। इसके तहत महिलाओं की कथित सुरक्षा, उत्पीड़न के अनुभवों तथा दिन और रात के दौरान में सुरक्षा में अंतर के आधार पर प्रमुख भारतीय शहरों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो सही पूछा गया था आपसे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देखने के लिए आपको मिलेगा। इसमें लगभग 31 प्रमुख भारतीय शहरों का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय औसत सुरक्षा स्कोर जो आपका रखा गया है 64.6% के आसपास, तो इसमें रहा है कोहिमा 82% के आसपास रहा, वियतनाम विशाखापट्टनम जो है आपका 72 के और भुवनेश्वर 71 कुछ के % के आसपास देखे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 12 नंबर, देखो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ श्रेणियां देके रखी हैं, विजेता 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में, बेसिकली ये करंट अफेयर से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है। दो करेक्ट आंसर, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, देखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है ये बारहवीं फेल को देखने के लिए आपको मिला था। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, बिल्कुल सही बात है सर, ये बारहवीं फेल जो आपकी मूवी थी इसको देखने के लिए मिला। क्लियर। सर्वश्रेष्ठ आप देखोगे डॉक्यूमेंट्री जो बनाई गई है ये गार्ड, वल्चर एंड ह्यूमंस के बीच में है, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी जो फिल्म है आपकी वो है कटहल, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात कर ले तो ये आपके सुदीप्तन सेन और द केरला स्टोरी को ये देखने के लिए आपको मिला है। क्लियर। तो सुदीप्तो सेन जो है द केरला स्टोरी इन्हों के द्वारा लिखी गई थी। तो कितने सही हैं? तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये वही केरला स्टोरी है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बवाल आपको देखने के लिए मिला था। वही सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ नेता रहे हैं शाहरुख खान जवान फिल्म में और विक्रांत मैसी 12वीं फिल्म में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर ले रानी मुखर्जी, मिसेज चटर्जी, ठीक है, नॉर्वे के, तो ये भी ध्यान में रखना है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फिल्म्स जो आपके फिक्शन फिल्म है ये आपके फ्लाविश मैन है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म में जो है आपके सिद्ध द स्कोर है, और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म की आप बात कर ले तो नाल 2 है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लगभग ऐसे 24 नॉन फीचर फिल्में, सिनेमा में लगभग 72 पुस्तकें और 16 फिल्म आलोचक इसमें शामिल हुए, 31 फीचर फिल्में थी। तो ये आपका 71वां राष्ट्रीय फिल्म आप देखोगे पुरस्कार देखने के लिए आपको मिलता है। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी सही थे इसमें। जिसका आप देखोगे 4 था मतलब कि डी, तो उसका सही था, बाकी विद्यार्थियों का गलत था। हाँ, दीजिए राइट आंसर। चलिए अनुभव पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। देखो अब यहां पर पूछा गया आपसे 13 नंबर का क्वेश्चन, अनुभव के बारे में पूछा गया। अनुभव पहल ये कह रहे हैं, पहला जो स्टेटमेंट है कि अनुभव जो पहल है यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म को वर्ष 2015 में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग मतलब कि DOPPW द्वारा लॉन्च किया गया था। हाँ जी, ये जो अनुभव पहल है ये आज की नहीं है, बल्कि भारत में ये 2015 से शुभारंभ किया गया था, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत के माध्यम से जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अपने संस्मरण अनुभव साझा करने और अवसर मिलता है, भागीदारी को प्रोत्साहन करने, और उस वर्ष सरकार ने 5 राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार भी प्रारंभ किए थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि सेवानिवृत्त हो रहे हाल ही में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अपनी सेवा के व्यक्तिगत संस्मरण प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित के लिए क्रम में अनुभव प्लेटफॉर्म को भारत के प्रशासनिक इतिहास के संरक्षण हेतु प्रारंभ भी किया गया था। तो देखो पहला भी सही है इसमें और आपका दूसरा भी सही है, तो दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी, मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देखने के लिए मिलेगा। अगर आप सभी विद्यार्थियों का सी है तो आपका राइट आंसर है, और यदि सी नहीं है तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीजें मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपकी क्लियर होती हुई चल रही हैं। क्लियर हुआ? हाँ बोले सर एकदम चीजें क्लियर है। चलो देखो, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक मतलब कि SEEI 2024 के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये करंट अफेयर में रहा था तो ये तो उम्मीद आपसे रखी जाती है, अपेक्षाएं। और करंट अफेयर के लिए हम आपसे डेली बेसिस पर 9 PM को, माफ कीजिएगा 9 AM को सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर की हमारी क्लास होती है, जिसमें हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस व PIB इन सब के अलावा अदर से हम आपके टॉपिक को कवर करते हैं। क्लियर हुआ? हाँ।
तो बताओ इसके बारे में। देखो यह सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीई और आप देखोगे अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी एईई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। बिल्कुल सही बात है, ये इसके द्वारा ही विकसित किया गया था और ये 2024 में आपको देखने के लिए मिला। इस सूचकांक के अनुसार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया। ऑफकोर्स ये बात सही है, इसमें लगभग 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टोटल मिलाकर के 36 है ना, हाँ, तो इनको इसमें देखा गया था और इसमें जो रखा गया है सबसे ज्यादा आप देखोगे जिसमें भवन, उद्योग, नगरपालिका सेवाएं, परिवहन, कृषि, डेस्कॉम और क्रॉस सेक्टर इत्यादि को रखा गया है। तो यहाँ पर सही है। इसमें जो प्रथम स्थान पाने वाले राज्यों की बात कर लें तो आपके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा देखने के लिए मिले हैं। तो दोनों बातें आपकी सही हैं। क्या आप सभी का आप देखोगे सी है जया या जो भी अगर विद्यार्थी अलग अलग है, हाँ चलिए छोटी दीजिए राइट आंसर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साक्षी वगैरह जो भी विद्यार्थी हैं आई, शुभम, संजीव, हाँ कुणाल, देखो बाकी सभी विद्यार्थी। हाल ही में समाचारों में रही आप देखोगे रुद्रास्त्र, मतलब कि जो रुद्रास्त्र क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। रुद्रास्त्र के बारे में बताइए ये क्या है रुद्रास्त्र। मैंने आपको बताया था क्योंकि भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए एशिया की सबसे बड़ी लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का आप देखोगे सफल राइड किया। सबसे लंबी मालगाड़ी है भारत की, क्या है सबसे लंबी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये मोस्ट है, ये ध्यान में रखो, इसको मेरी तरफ से 5 स्टार आप दे सकते हैं, क्लियर। तो एशिया की सबसे बड़ी ये मालगाड़ी है भारत की, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ये खासतौर पर ट्रायल उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के आप देखोगे रेलवे स्टेशन यहां तक कि झारखंड के गवा के बीच में संचालित की गई। कुल 209 किलोमीटर दूरी को इस ट्रेन ने 5 घंटे 10 मिनट में पूरा कर लिया था। इसकी औसत गति की बात कर लें तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की आसपास रखाई गई है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो डिवीजन है आप देखोगे धनबाद डिवीजन और मालगाड़ी प्रक्षेपण बढ़ाए गए, तेजी से लोडिंग और माल परिवहन संभव होगा, इसलिए इसको लाया गया है। इसमें अगर हम देखें जो लगभग आप देखोगे 345 वैगन इसके अंदर शामिल है। कितने 345 वैगन इसके अंतर्गत शामिल है। बहुत बड़ी ट्रेन है ये और 72 टन माल ले जाने की क्षमता रखती है, जिससे भारतीय रेलवे के लॉजिस्टिक दक्षता में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो सबसे बड़ी है, आज तक पूरी एशिया में नहीं है इतनी बड़ी रेलगाड़ी। हाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। आई होप की क्वेश्चन तो आपको विजिबल हो रहा है ना, हाँ देख लेते हैं। चलिए विजिबल हो रहा है सर। ये कह रहे हैं यूनिफाइड इंडस्ट्रिक्स जो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस मतलब कि UDISE प्लस 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। पहले में कह रहे हैं कि ये शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्रारंभिक, माध्यमिक, पूर्व और तथा माध्यमिक स्तरों पर ड्रॉप आउट दरों को विगत 2 वर्षों में तुलना में कमी आप देखोगे दर्ज इसमें की गई है। बिल्कुल, क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक तरीके से विद्यालय शिक्षा को ये रिपोर्ट जारी करी है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है ना। तो ये पहला सही है। वर्ष 2024-25 के सभी विद्यालयों स्तरों पर विद्यार्थी शिक्षक मतलब कि जो आप देखोगे PTR न्यू एजुकेशन पॉलिसी द्वारा इसका जो रेशियो है 1:30, मतलब कि ये कह रहे हैं आपका 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होगा। तो इसकी बात यहाँ पर की गई है। तो आपकी जानकारी के बता दें यहाँ पर जो आपका सेकंड है ये गलत है, क्लियर। हाँ, क्योंकि ये सभी NEP द्वारा अनुशंसित 1:30 से काफी बेहतर कथन के रूप में देखने के लिए आपको मिलेगा। क्योंकि अगर हम देखें, देखो अगर हम फाउंडेशन में बात कर लें तो 10 होता है, उसके बाद प्रारंभिक की बात कर लें, पेयर में जब आते हैं आप देखोगे, मिडिल में देखें तो 17 है, मतलब कि 17 बच्चों पर, और मध्य में 21 है। तो ये बच्चों के ऊपर रेशियो है इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो यहां पर ये गलत है, आपका सेकंड, पहला इसमें सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन है 17 नंबर 17। वीडियो को पोस्ट करके बताओ और देते चलिएगा सभी विद्यार्थी। देखो राइट आंसर देते चलो, आप में से कुछ विद्यार्थी नहीं दे रहे और सेशन को लाइक वाइक करते रहो। देखो हाँ, शेयर करो दबा के जितना हो सके। राइसोटोप प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछा गया। राइसोटोप प्रोजेक्ट ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्लियर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप पेन पेंसिल लेकर के बैठा करो और नोट डाउन करते रहा करो इनको। हाँ बोले सर बिल्कुल। राइसोटोप के बारे में आपसे पूछा गया। देखो इसके तहत में गैंडे के सींगों के अवैध व्यापार हेतु अनुपयोगी बनाने तथा उन्हें विषक्त करने के क्रम में
आप देखोगे रेडियो आइसोटोप की सीमित तथा सुरक्षित डोज आपको इंजेक्शन शामिल करना है। बिल्कुल इंजेक्ट इसमें रखा गया था और ये हमने करंट अफेयर में आपको 9 बजे वाली जो हमारी क्लास होती है उसमें कवर भी करवाया था। बिल्कुल सही है। इसे दक्षिण अफ्रीका सरकार और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर आप देखोगे नेचर के द्वारा WWF द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। यहां पर ये गलत हो जाएगा आपका सेकेंड। क्यों सर? क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की साझेदारी और इस तरीके से आप देखोगे राइजोटोप प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है दक्षिण अफ्रीका के यूनिवर्सिटी ऑफ द विटवा स्ट्रेल्ड के द्वारा, तो IAEA के द्वारा, और अफ्रीका की आप देखोगे अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, ना कि आपका क्या है आप देखोगे वर्ल्ड वाइड के द्वारा। क्लियर? तो सेकंड गलत है, पहला इसमें सही है। और पहली जो बात है ये एकदम सही है कि ये जो आपके हैं इसको कम करना है क्योंकि उनकी अस्थिरता नाभिक और प्रोटीन या फिर न्यूट्रॉन के असमान संख्या के कारण होती है। उदाहरण के लिए आपको कार्बन 14 और कार्बन 14 इसमें, इसको ट्रिटियम खासतौर पर S3 भी कहा जाता है। तो ये चर्चाओं में इसलिए रहा है क्योंकि अवैध तरीके से शिकार होता है इनका कई ऐसे मेडिसिन में, तो इसको क्या है इन्होंने गलत साबित कर दिया कि ये मेडिसिन में इसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, यह जम्मू कश्मीर के खासतौर पर डोंडा जिले में कालीकुडी ग्लेशियर से निकलने के साथ चिनाब नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। जम्मू शहर से प्रभावित होते हुए यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है और अंततः चिनाब के मिल जाती है। ऐतिहासिक रूप से यह जम्मू के खासतौर पर लिए पेयजल का मुख्य स्रोत रही है और प्राचीन ग्रंथों में इसे सूर्यपुत्री कहा गया है। बताओ किसके बारे में इस नदी का उल्लेख कहा गया है? आप सभी जानते हैं, देखो चिनाब नदी की एक सहायक नदी के रूप में आप जानते हैं। अब देखो झेलम तो एक अलग है, रावी अलग है, ये तो इसकी सहायक नदी नहीं है। किशन गंगा भी अलग है। लेकिन अगर हम बात कर ले तवी नदी, तो तवी नदी जो है इसी को क्या कहते हैं, कालीकुंड ग्लेशियर से निकलती है, जम्मू शहर से होती हुई जाती है, पंजाब प्रांत में प्रवेश कर जाती है और चिनाब की सहायक नदी है। तो इसको खासतौर पर इतिहास ग्रंथों में क्या कहा गया है, सूर्य की पुत्री कहा गया है, सूर्यपुत्री। ठीक है, किस नदी को? तवी को कहा गया है, ना कि झेलम को, रावी को, चिनाब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, विद्यार्थियों को स्वस्थ विज्ञान और आप देखोगे बायोमेडिकल अनुसंधान में करियर तलाशने हेतु प्रेरित करने के क्रम में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद मतलब कि ICMR द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बताओ कौन सी पहल शुरू कर दी गई है, बताइए। तो कौन सी पहल है? ये पहल है आपका साइन पहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर दी नेक्स्ट जेन्स एक्सप्रो फोर्स को स्टार्ट किया गया है। ये राष्ट्रव्यापी विद्यार्थी आउटरीच पहल का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें लगभग 13,030 मतलब कि 300 से अधिक विद्यालयों में और 13,000 विद्यार्थियों से लगभग 9th से 11th क्लास तक के बच्चों को इसमें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 20, आपसे पूछा गया हेपेटाइटिस डी वायरस आप देखोगे HDV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इसके बारे में राइट आंसर क्या है। देखो ये HDV जो आपका संक्रमण पहले से हेपेटाइट बी वायरस जो HVV के संक्रमित व्यक्तियों से ही हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। दूसरी बात कर लें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में HDV को एक कैंसरकारी वायरस के रूप में वर्गीकृत किया है। तो ये भी बात आपकी सही है। तो दोनों बातें यहां पर आपकी राइट हो जाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपको सी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि WHO ने हेपेटाइटिस डी वायरस को खासतौर पर गंभीर यकृत रोग और कैंसर के प्रबल सुदृढ़ीकरण के रूप में इसको कैंसर आप देखोगे कैंसर निगोनेजिक के रूप में पुनः वर्गीकृत भी कर दिया गया है। ये तीर्ण और जीवड़ दोनों हो सकती हैं। इसमें फाइब्रोसिस और इसके अलावा सिरोसिस लीवर कैंसर तक ये प्रभावित कर सकता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 21 नंबर, देखो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि AICT इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइएगा इसके बारे में आपसे पूछा गया है। देखो ये कह रहे हैं आपसे कि इसे बेंगलुरु वैश्विक स्तर पर 26वें स्थान पर रहा और AI अनुसंधान विकास एवं डेटा केंद्रों के लिए भारत का शीर्षक शहर बनकर उभरा है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें खासतौर पर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता का स्थान भी देखने के लिए आपको मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है।
विश्व के अग्रणी एआई शहर के रूप में सैन फ्रांसिस्को प्रथम रहा है। देखो यहां पर जो है आपका ये गलत हो जाएगा, दूसरा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात कर ले विश्व में जो सबसे ज्यादा देखने को मिला, पहले स्थान पर सिंगापुर रहा है। क्या रहा है? सिंगापुर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो सेकंड गलत है। इसमें आप देखोगे पहला सही है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। भारत के पहले स्वदेशी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मतलब कि नक्षत्र कॉन्स्टेलेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइएगा, क्योंकि आपने देखा होगा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण के बारे में इन स्पेस जो घोषणा की गई थी। पहला है इन स्पेस सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत नक्षत्र विकसित करने के लिए फिक्सल स्पेस इंडिया के नेतृत्व वाले एक तरीके से कंसोर्टियम का चयन किया गया। बिल्कुल सही बात है। इसमें निजी कंपनियां उपग्रह का निर्माण, ईओ प्रणाली का मतलब कि अर्थ ऑर्बिटल संचालन और डाटा सेवा को व्यवसायीकरण करेगी। तो ये भी बात आपकी सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है इसमें, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारत के पहले 5G कैप्टिव नॉन आप देखोगे पब्लिक नेटवर्क मतलब कि CNPN को रिफाइनरी क्षेत्र में तैनात करने के लिए किन दो संगठनों को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए? तो किन दो संगठन ने, ये आपसे पूछा गया, क्योंकि भारत संचार निगम लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ये गुवाहाटी को वित्त मंत्रालय के द्वारा देखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत संचार लिमिटेड, BSNL और उसके अलावा NRL मतलब कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो लिमिटेड है इसके तहत ये देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 24 नंबर। भारत में पशुओं के ब्लड आप देखोगे ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंकों के लिए निर्देशन एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं मतलब कि SOP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीजिएगा, इसके बारे में करेक्ट आंसर आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, देखो ये कह रहे हैं कि ये निर्देशन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इस रूपरेखा में खासतौर पर डिजिटल रजिस्ट्रियों के लिए रियल टाइम इन्वेंट्री प्रणालियों सहित राष्ट्रीय पशु चिकित्सा ब्लड बैंक नेटवर्क मतलब कि BNVVN का निर्माण किया जा रहा है। बिल्कुल ये बात दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको देखने के लिए मिलेगा। यह खासतौर पर पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा आने वाली पशुपालन और डेयरी विभाग को भारत में जानवरों के ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंक के रूप में निर्देश का मानक की क्रियाएं की जा रही हैं। क्लियर? हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स करना है, जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या है देखो, सुपर गरुड़ शील्ड और सैन्य अभ्यास निम्नलिखित संबंधों पर विचार करो। यह इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें कई साझेदार भाग देश लेते हैं। क्या ये बात सही है? बड़ा ही इजी सा है, हमने आपको बताया था, इसके बारे में पढ़ाया था। नवीन संस्करण आप देखोगे भारत में एक पर्यवेक्षीय देश के रूप में इस अभ्यास में भाग लिया। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। क्लियर? हाँ। कई विद्यार्थियों का आप में से राइट आंसर आ रहा है और कई विद्यार्थी इसमें से गलत आंसर दे रहे हैं। क्लियर? हाँ। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस भी विद्यार्थी ने उसका आंसर सी दिया था उसका राइट था और बाकी का सबका गलत था। देखो, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 26 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, 30 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। चलो 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी। वह कोलकाता की एक स्वतंत्र संघर्ष की कार्यकर्ता और आप देखोगे चित्रेंद्र दास की पत्नी थी। वर्ष 1921 में वह कोर्ट अरेस्ट वाली प्रथम महिला स्वयंसेवकों में से एक बनी। दिसंबर 1921 में उन्होंने और उनकी बहन ने स्वदेशी को बढ़ाया और देने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के विरोध करने के लिए खादी का प्रचार किया। उनकी गिरफ्तारी से व्यापक जन आक्रोश हुआ जिसने युवाओं को गिरफ्तारी देने के लिए प्रेरित किया और असहयोग आंदोलन के प्रति जन समर्थन का विस्तार। तो ये विवरण किस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में इतना बड़ा आपको लिख करके बताया गया है? बताइए किसके बारे में चर्चा परिचर्चा हो रही है सर? जी हाँ, दीजिए राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बसंती देवी। तो बसंती जो देवी हैं ये खासतौर पर इसके दौरान में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और कोलकाता की राष्ट्रवादी नेता चित्रेंद्र दास की पत्नी थी। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? हाँ। इनकी बहन भी थी बसंती देवी की, उर्मिला देवी। उन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन को
दिसंबर 1921 में बढ़ाने का प्रयास किया था। ये इनकी बहन थी, ठीक है, दीदी बोलो सिस्टर बोलो, जो बोलना है वो बोलो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। देवबंद आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है और पूछा गया है कितने सही हैं। देवबंद आंदोलन पर आपसे पूछ रहे हैं। देखो पहला है, इसकी शुरुआत 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतबी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा आप देखोगे दारुल उलूम देवबंद में की गई थी। इसने यूनाइटेड आप देखोगे पैट्रियोटिक सोसाइटी सहित सैयद अहमद खान के संगठनों के विरुद्ध एक फतवा भी जारी किया था। यह कुरान और हदीस की शिक्षाओं के प्रसार में संलग्न एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। तो कितने सही है बताओ, इसका राइट आंसर देते चलो। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो पहला एकदम सही है, इसकी शुरुआत जो थी 66 में हुई थी और ये मोहम्मद कासिम नानोतबी ने, बिल्कुल। दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है क्योंकि ये खासतौर पर संलग्न है और पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप में इनको जाना जाता है। दारुल उलूम देवबंद ये 1866 में, और इसके अलावा आप देखोगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समर्थन में 1888 में सैयद अहमद खान के संगठनों यूनाइटेड जो आपका पैट्रियाटिक सोसाइटी और मोहम्मद एंग्लो इंटोरियल एसोसिएशन की निंदा करते हुए तकबा जारी भी किया था। तो यहां पर ये बात सही है, दोनों बातें आपकी सही, तीनों सही है, मतलब किसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 28। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय समानांतर सरकारों के संबंध में आपसे पूछा गया है, क्योंकि जो प्रमुख इसमें कार्यकर्ता थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर अपने स्तर पर ये बिना नेतृत्व का एक सक्रिय आंदोलन के रूप में आता है भारत छोड़ो। 17 में खासतौर पर नाना साहब पाटिल के नेतृत्व में प्रति सरकार के नाम से जानी जाने वाली समानांतर सरकार के माध्यम से 1943 में जून 1946 तक इन्होंने कार्य किया। तमलुक और आप देखोगे ताम्रलिप्त जातीय सरकार द्वारा युद्ध, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, शिक्षा और न्यायिक मामलों सहित कई विभागों का गठन भी किया गया था। 17 और मिदानापुर में स्वतंत्र सेनानियों के हाथों में कानून व्यवस्था आने के बावजूद ब्रिटिश कालीन जिला कलेक्टर और डीएसपी ने कर संग्रह करना जारी रखा था। तो ये भी बात सही है। तो इसमें कितने सही हैं? तीनों बातें सही हैं। आप सभी वाकिफ है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपका 1942 में शुरू हुआ था, ये एक तरीके से आप देखोगे आगे ही 7 अगस्त में हुआ था। फिर 8 अगस्त को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था सुबह मॉर्निंग में, जो प्रमुख इसके नेता थे। चलिए आगे बढ़ते। करो या मरो का नारा, डू और डाई का नारा भी महात्मा गांधी जी ने यहीं पर दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट्स में। गोपाल बाबा बालांकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है। देखिए ये कह रहे हैं, उन्होंने फूले के आर्य आक्रमण सिद्धांत का समर्थन किया और तर्क दिया कि अस्पृश्यता भारत के मूल निवासी थे। जो अस्पृश्य भारत के मूल निवासी थे। बाबा बालांकर को आप सभी जानते हैं। गोपाल कृष्ण आप देखोगे इन सब के अलावा 1840 से 1900 के बीच में ये दलितों के उत्थान के प्रति इन्होंने समर्थन की बात करी थी, और ये बात आपकी सही है कि फूले के आर्य आक्रमणों के सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया था। उन्होंने ब्राह्मण वर्चस्व का प्रत्यक्ष विरोध करने के लिए अनार्य दोष परिहार मंडली का गठन किया था। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। क्यों? अगर आप देखोगे उन्होंने खासतौर पर अनार्य दोष परिहार मंडली की जो स्थापना बलंगर के बाद की गई थी, और खासतौर पर उनकी रणनीति टकराववादी नहीं थी, बल्कि उनका लक्ष्य उच्च जातियों के अभी जो जन वर्ग को उत्पीड़ित और समुदायों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार और सुधार के लिए मानने की बात करी गई थी कि आप पुनः विचार करो, जो आप उच्च बने बैठे हो किस हिसाब से उच्च है। आप अगर छिन्न आप छुआछूत कर रहे हैं तो उच्च नहीं, आप तो उनसे भी बड़े नीच कहे जाओगे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। देखो वर्ष 1936 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50वें अधिवेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये इसका आपको करेक्ट आंसर देना है कमेंट्स में, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बताओ, ये कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50वें अधिवेशन 1936 में पूछा गया। हाँ, यह महाराष्ट्र के फैजापुर में आयोजित ग्रामीण क्षेत्र का पहला कांग्रेस अधिवेशन था। अध्यक्ष के रूप में अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी को अस्वीकार किया तथा एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य के गठन का आह्वान किया। तो कौन सा या शेष सही है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो आपको इसका राइट आंसर कमेंट्स करके बताना है। क्लियर? हाँ, आगे की जो चर्चा परिचर्चा हम नेक्स्ट आपसे टॉपिक पे करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। देखिए सर्दी ठीक ठाक है, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपनी हेल्थ का, अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय।